नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जो है उन्हें बनाया गया है। निरंजनी अखाड़े के नए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद होंगे। अब पट्टाभिषेक में 13 अखाड़ों के संत महंत मौजूद रहे। पट्टाभिषेक में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मौजूद रही। मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल भी इसमें शामिल हुए। स्वामी नरेश गिरी, शंकराचार्य, राजराजेश्वर भी इसमें मौजूद रहे। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइएगा और कैसे चुने जाते हैं हमारे दर्शकों को। पंचायती अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा के बिल्कुल जीनत, 10 नाम अखाड़े जो है उनमें सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा, उसमें आचार्य महामंडलेश्वर का पद यानी सबसे बड़ा पद, और उस पद पर आज जो पट्टाभिषेक हुआ है वो स्वामी कैलाशानंद महाराज का पट्टाभिषेक हुआ है। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। अभी जो पूरी प्रक्रिया हुई है और अब पट्टाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ है। मेरे साथ खुद स्वामी कैलाशानंद महाराज जी हैं और उनके साथ बात करेंगे। महाराज जी, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पट्टाभिषेक हुआ है, कैसे ये क्या ये पद है? दीपांकर जी, ये आचार्य महामंडलेश्वर का पद है और संन्यास परंपराओं में सर्वोच्च पद है। संन्यास परंपरा का यह जो स्थान है, मुझे लगता है यह भारतीय परंपराओं का सर्वोच्च स्थान है। और आज बड़ा दायित्व हमारे आदरणीय हमारे अभिन्न मित्र पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज और श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ने यह पद मुझे दिया है। भारत के इतिहास में पहली बार मेरी उम्र का कोई इस पद पर आया है और देश का सबसे बड़ा अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। मुझे लगता है कि इस पद के लिए देवता और ऋषि भी ललायित रहते हैं, तो मुझे अनायास यह पद मिला है। मैं इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे देश और दुनिया में जाकर के करूँगा। और मैं सभी संतों से प्रार्थना करता हूं, सभी संतों से निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें, आशीष दें, जिससे कि मैं आगे कार्य कर सकूं और अपने संस्कृति को कायम रख सकूं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको कैसे सनातन परंपरा संत देखते हैं? हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार आज देश की ख्याति को, हमारी भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में ले जाकर के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी प्रकार यह पद है। और हमारी संन्यास परंपराओं का सर्वोच्च पद है यह। इस पद को हम कैसे पूरी दुनिया में स्थापित करें जिससे कि लोग जान सकें कि इस पद की गरिमा क्या है, इस पद की प्रतिष्ठा क्या है, यह पद का महत्व क्या है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया में यह कार्य मेरे द्वारा जा पाएगा। जीनत, अब यहाँ पर मनोज तिवारी जो बिहार के मशहूर गायक हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, तमाम मिनिस्टर्स, आरएसएस के तमाम पदाधिकारी और एक बड़ा आयोजन हरिद्वार में इस वक्त जीनत ये पट्टाभिषेक का कार्यक्रम में, और हजारों संत इसमें मौजूद, 13 अखाड़ों के संत इसमें मौजूद और एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर है। और अब कुछ ही देर में कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। जीनत, ठीक, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। तो मकर संक्रांति के स्नान के लिए अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। साल के पहले पर्व स्नान को लेकर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु बहुत खुश हैं। मकर संक्रांति स्नान पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि अब तक स्नान में शहर की व्यवस्थाएं बढ़िया रही हैं, कहीं कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। इस ट्रायल के बाद कुंभ के लिए सरकार की तैयारियां भी पूरी हैं। ये बहुत बड़ा गंगा स्नान बहुत पवित्र है। आज दुनिया के सबसे बड़ा दिन है। सब 150 हिंदू आबादी के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है। इंडिया में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा हिंदू लोग है, लेकिन अलग अलग नाम से हम लोग ये त्यौहार बना रहे हैं। तमिलनाडु में पोंगल है सर, आप पंजाब में लोहड़ी है, आप मकर संक्रांति कर्नाटका आंध्रा पे। लेकिन आजकल कोविड चल रहा है, सबको पता है, लेकिन कोविड के लिए वैसे नहीं है, वो गंगा माँ की जल है। देखिए, आज कुंभ से पहले का स्नान मकर संक्रांति का है। ये हमारा पर्व स्नान है
और इसमें लाखों लोगों की भीड़ और सरकार की व्यवस्थाएं दोनों में अच्छा तालमेल है। और भीड़ को हम गंगा तक पहुंच जाए, हर की पौड़ी पर स्नान हो जाए और कहीं जाम इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, तो ये सब अव्यवस्था से भी हमने बचाया और एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से हुई है। उधर हरिद्वार में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। हरिद्वार को 7 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। एसएसपी का कहना है कि ये कुंभ स्नान की तैयारियों का ट्रायल है और उसी हिसाब से फोर्स की तैनाती की गई है। जो है इसका जो है 7 जोन में बांटा है। हर जोन में एक एडिशनल स्पेयर रैंक का ऑफिसर का जो है इसका प्रभारी बना रखा है और 21 सेक्टर में जो हमने बांटा है उसमें डिप्टी एसपी या जो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो है सेक्टर प्रभारी रहे। पूरा पुख्ता इंतजाम है। हमारा जो कुंभ पुलिस जो है इसका पूरा पुलिस व्यवस्था कर रखी है और इसमें बाहर जिले का फोर्स भी है और पीएसी भी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी है। साल 2021 का पहला पर्व स्नान मकर संक्रांति का स्नान और इस स्नान पर खास तौर पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अलग तरीके से किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये माना गया है कि इस स्नान को कुंभ का ही स्नान माना जाए और कुंभ के स्नान में किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी, कैसे चेकिंग होगी, कैसे स्कैनिंग होगी, क्योंकि कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में मकर संक्रांति के स्नान को एक टेस्टिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस का बल्कि तमाम अर्धसैनिक बल हैं और गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से कई कंपनियां यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भेजी गई हैं। और अभी जब मार्च में स्नान होगा 11 मार्च को, फिर 12 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल को और फिर 27 अप्रैल को, ये 4 बड़े शाही स्नान रहेंगे और इन 4 बड़े शाही स्नानों में कैसे सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। और मकर संक्रांति के स्नान के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 हरिद्वार। वहीं ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाने के साथ पूजा अर्चना करने के साथ ही खिचड़ी का दान कर रहे हैं। संक्रांति स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यहाँ इस पर्व का विशेष महत्व है। गढ़वाल में बर्फबारी के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं और सुबह 5 बजे से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भक्तों की भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। उधर अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मकर संक्रांति की विशेष पूजा इस पर हुई है। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर 31 किलो घृत कमल बनाया गया। अब 1 माह तक भगवान शंकर की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि भगवान शंकर ने माघ माह में तपस्या की थी। जो भी 1 माह तक भगवान की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक प्रथा के अंतर्गत जागेश्वर धाम में आज मकर संक्रांति के दिन घृत कमल तैयार किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घी को मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध कर एक गुफा तैयार की जाती है, जिसमें भगवान भोलेनाथ 1 माह तक तपस्या रहते। तो पहाड़ में मेले की परंपराएं जो है वो काफी पसंद की जाती है। रीति रिवाज उत्तराखंड की संस्कृति की जान है। ऐसा ही एक पर्व है उत्तरायणी यानी घुघुतिया त्योहार। वक्त के साथ बदलाव तो जरूर आया मगर यहाँ के रीति रिवाज नहीं बदले। मकर संक्रांति या उत्तरायणी का पर्व पहाड़ में विशेष महत्व रखता है। कुमाऊं के लोग गंगा स्नान के बाद घर घर जाकर एक दूसरे को भेंटते हैं। इस दिन बड़े छोटे को गुड़ के साथ पैसा भी देते हैं। घुघुती के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व की खास बात ये है कि इस दिन आटे और घी से घुघुते बनाए जाते हैं। का बहुत ही हमारी पुरानी जो पीढ़ी है, अभी तक के जो हमारे बच्चे इसको बहुत मानते हैं, लेकिन आगे भी हमने बच्चों को बताना है। ये इस त्योहार में खास तौर पर कौवों को घुघुती खाने के लिए पुकारा जाता है। मकर संक्रांति के दूसरे दिन बच्चे सुबह सुबह घुघुती की माला पहनकर छत पर जाते हैं और कौवों को आवाज लगाते हैं। जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने बच्चों में शिष्टाचार लाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया कि इस दिन जो है बच्चे गाँव में जो है घर घर जाकर के प्रणाम, पहलागन और नमस्कार करते हैं और गुड़ इन्हें कहना चाहिए भेंट स्वरूप दिया जाता है। हालांकि बदलते वक्त के साथ परंपरा में कमी जरूर आई है, लेकिन पहाड़ के लोग आज भी अपनी परंपराओं से जुड़ने का पुरजोर प्रयास करते नजर आते हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
उधर चमोली के आदि बद्री में स्थित भगवान आदि नारायण मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। आदि बद्री धाम के कपाट जहां पौष मास की संक्रांति को 1 माह के लिए बंद होते हैं, तो वहीं मकर संक्रांति के पर्व की जब हम बात करते हैं तो मंदिर के कपाट खोले जाते हैं इस पर। और अब अगले 11 महीने तक यहाँ भक्त भगवान आदि बद्री के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले गुरुवार को मकर संक्रांति के पर्व पर देहरादून में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा का मकसद लोगों को राम मंदिर निर्माण के लिए जागरूक करना था। कल से 5 फरवरी तक संघ, विहिप और बीजेपी प्रदेश भर में राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग निधि इकट्ठा करने जा रही है। उत्तराखंड में करीब 20 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ये अभियान प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें घर घर जाकर 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन के माध्यम से उस धन को संग्रह किया जाएगा। और इसमें मंदिर में लगी हर एक ईंट, हर एक पिलर हिंदू इतिहास का गवाह होगा कि पूरे विश्व में अगर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ी धरोहर सिद्ध होगी तो सिर्फ राम मंदिर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर अल्मोड़ा से आ रही है। यहां पर कार जो है वो खाई में गिर गई। स्वास्थ्य कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनिया थाने के धौला देवी की ये घटना है। और अब बात कोरोना से जुड़ी करते हैं तो कोविड वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को देहरादून पहुंची। पहले फेज में 10 बॉक्स में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंची है। वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू होगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वैक्सीन के देहरादून पहुंचने पर खुशी जताई है और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। कहा है कि सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली है। वैक्सीन पहुंचने के बाद स्वास्थ्य सचिव ने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी जानकारी दी। अमित नेगी ने बताया कि कुल वैक्सीन की 10% डोज रिजर्व रखी जाएगी और फर्स्ट फेज में जिनको वैक्सीन लगेगी 4 हफ्तों के भीतर अनिवार्य रूप से उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज में 50,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को 41 सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की एक्सपायरी डेट 6 महीने की है। जिस भी पर्सन को वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकेंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को हम एक वैक्सीन लगा दें और उसको हम सेकेंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है, जो हमें बताया गया कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकेंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। उधर राज्य में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान के मद्देनजर कोविशील्ड दवा देर रात श्रीनगर गढ़वाल स्थित रीजनल वैक्सीन स्टोर पहुंची। रीजनल वैक्सीनेशन स्टोर में 15,130 दवा की डोज भेजी गई हैं। इसमें चमोली जिले को 4,880, पौड़ी को 7,670 और रुद्रप्रयाग जिले को 2,580 डोज कोविशील्ड की मिली है। ये हमारे लिए सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। इंतजार की घड़ियाँ खत्म होगी। अब हमारा 16 तारीख से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीनों डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो गई हमारे यहाँ से। खबर देहरादून से है, जहां बुधवार को भी प्रदेश में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी रहा। कल राज्य में 151 पक्षियों की मौत हुई है। सबसे अधिक देहरादून में 122 पक्षियों की मौत हुई। वहीं भंडारी बाग में सबसे ज्यादा 71 पक्षियों की जान गई। राजाजी टाइगर रिजर्व में एक जंगली कबूतर मरा पाया गया। खटीमा में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद खटीमा टनकपुर हाईवे चौड़ीकरण के साथ सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। मुख्य चौराहे से अमाऊ चौराहे तक 80 फीट सड़क चौड़ीकरण के साथ जल्द ही सड़क के बीच में डिवाइडर का काम पूरा हो जाएगा। 1 किलोमीटर से अधिक हो रहे सड़क चौड़ीकरण का बजट 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है। के लिए 6 करोड़ 78 लाख का प्राकलन हम ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड को दिया गया है, जिसको हमारा उत्तम सिंह नगर प्रखंड संपादित करा रहा है। ये अमाऊ चौराहे से 1.05 किलोमीटर की लंबाई में रोड वाइडनिंग, डिवाइडर और उसके शोल्डर्स बनेंगे टाइल्स के।
प्रदेश में जिन इलाकों में टाइगर गणना हुई है वहां पर 839 गुलदार पाए गए हैं, जो गुलदारों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं। आंकड़े केवल बाघ गणना वाले स्थानों के हैं। ऐसे में पहाड़ों में इनकी संख्या कितनी होगी इसका अभी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि बाघ पाए जाने वाले स्थानों पर इनकी संख्या कम होती है। जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018-19 में किया गया था, उसकी रिपोर्ट में जो लेपर्ड काउंट भी की गई थी, उसकी भी रिपोर्ट कुछ समय पहले जारी की गई है। जिन जिन एरियाज़ में टाइगर मॉनिटरिंग का काम किया गया था और कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, उन एरियाज़ में 839 लेपर्ड जो हैं उत्तराखंड में वो आके गए हैं। उधर खटीमा में चल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने सबौरा गांव के कुलदीप राणा को 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पिछले 2 महीने में पुलिस अभी तक 18 किलो चरस बरामद कर चुकी है। अभियान के तहत हमारे द्वारा जो है कल मुखबिर की सूचना पे एक बलदेव सिंह राणा नाम के व्यक्ति को, जो कि सबौरा का निवासी है, उसे करीब 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आज न्यायालय में पेश किया गया। उत्तराखंड वन विभाग में 10,000 वन प्रहरियों को रोजगार देने का मामला फिलहाल फंसता नजर आ रहा है। विभाग ने युवाओं को रोजगार देने, 10 से ज्यादा नदियों के पुनर्जीवन समेत कई और कार्यों के लिए 262 करोड़ रुपए का कैंपा फंड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन कैंपा की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मीटिंग में इस प्रस्ताव को आपत्तियों के साथ लौटाया गया। अब वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रस्ताव को फिर से संशोधित करके दोबारा भेजा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास कार्यों के लिए जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जाती है, उसका पैसा कैंपा फंड में जमा होता है। और उत्तराखंड की अगर जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कैंपा मद में 2,500 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है। जो कैंपा का उद्देश्य है कि जंगलों में जीव जंतुओं को, जंगलों में पेड़ पौधों की सुरक्षा, उनका संरक्षण, जल संवर्धन, और उसी उद्देश्य पर हम इस धनराशि का खर्च कर रहे हैं। तो हम जरूरत पड़ेगी तो हम प्रस्ताव फिर से जो भाषा में हो सकता है, मकसद बहुत साफ है, भाषा में हो सकता है कि कुछ अंतर आया हो, तो हम वो भाषा ठीक कर लेंगे। पिछले 3 दिनों में पूर्व सीएम हरीश रावत 4 बार एक ही बात पर बयान दे चुके हैं। हरदा का कहना है कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करे, लेकिन अब इस मामले पर नेता विपक्ष इंदिरा हृदय का 2 टूक जवाब आया है। देखिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत ने 3 दिन में 4 दफा कही है, लेकिन बुधवार को नेता विपक्ष इंदिरा हृदय का बड़ा और कड़ा बयान सामने आया। इंदिरा ने साफ कहा कि 2017 में हरीश रावत को चेहरा बनाकर पार्टी 11 विधायकों पर सिमट गई, इसलिए चेहरे पर रिस्क नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पे चुनाव लड़े, 2 पर नहीं लड़ना चाहिए था, हमसे तो राय ली नहीं गई थी, और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। उत्तराखंड में अब तक विधानसभा के 4 चुनाव हुए और 2017 को छोड़कर किसी चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय कांग्रेस हाईकमान ने किया। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं का भी कहना है कि जो हाल हुआ वो हरदा की वजह से हुआ। आज उनका बयान भी आया कि मुझे पंक्ति से बाहर कर दे। मुझे लगता है उन्होंने मेरी सलाह मान ली। मैंने कहा था कि आप राजनीति में अपना बुढ़ापे का जीवन आराम से जिए, संत महात्मा बन के क्यों कांग्रेस के जहाज के साथ डूबना चाहते हैं। तो आज अच्छा है उन्होंने स्वयं ही कहा है कि मुझे उस पंक्ति से हटा दिया जाए। जानकार भी मानते हैं कि हरीश रावत की सरकार को जनता 2017 में नकार चुकी है। ऐसे में 2022 में चेहरा बनाने का रिस्क कांग्रेस लेना नहीं चाहती और इसी बात ने हरीश रावत और उनके समर्थकों को परेशान किया हुआ है। वही चेहरा घोषित करने के नाम पर सब अपनी राजनीति बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। विज्ञापन को तेज